जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अभिवादन। प्रेस ब्रीफिंग कार्यक्रम की ओर से मैं आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं क्याव ज़ॉब हूं, राष्ट्रीय एकता सरकार के राष्ट्रपति कार्यालय का प्रवक्ता। सबसे पहले मैं 46वें ASEAN शिखर सम्मेलन का स्वागत व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही मैं यह बताना चाहता हूं कि सैन्य परिषद लगातार ASEAN द्वारा 2021 में जारी 5 बिंदु सहमति के पहले बिंदु, विशेष रूप से हिंसा की समाप्ति का पालन करने में विफल रही है। इसके बजाय यह म्यांमार में नागरिकों पर जानबूझकर और लक्षित हमले जारी रखे हुए हैं। ASEAN का सक्रिय हस्तक्षेप और अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता अब अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। ASEAN समुदाय, पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अब सैन्य परिषद की मानवीय संघर्ष विराम की धोखाधड़ी भरी कहानी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। 12 मई को सगाइंग क्षेत्र के ओहटैनटविन गांव में एक वायुसेना के लड़ाकू विमान द्वारा एक स्कूल पर बमबारी की गई, जिसमें छात्रों और शिक्षकों सहित कम से कम 24 नागरिकों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। यह नागरिकों पर सैन्य परिषद के जानबूझकर किए गए हमलों का हालिया और अपराजेय उदाहरण है। स्कूलों, अस्पतालों और अन्य नागरिक सुविधाओं पर बमबारी और सैन्य परिषद की विमानन ईंधन तक पहुंच दृढ़ विरोध की आवश्यकता है। ऐसे कार्यों को समाप्त करने के लिए व्यावहारिक, प्रभावी दबाव और प्रवर्तन उपायों को लागू करना आवश्यक है। हम ASEAN के मानवीय सहायता से संबंधित पहलों में समर्पित प्रयासों की सराहना करते हैं। हालांकि पर्याप्त सबूत यह दर्शाते हैं कि केवल सैन्य परिषद के साथ सहयोग पर निर्भर संचालन से प्रभावी सहायता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए न केवल सैन्य परिषद के साथ, बल्कि राष्ट्रीय एकता सरकार और जातीय क्रांतिकारी बलों के साथ भी सहयोग और संवाद स्थापित करना महत्वपूर्ण है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए आहा सेंटर से राष्ट्रीय एकता सरकार के नियंत्रण वाले समुदायों तक अभी भी कोई प्रभावी सहायता नहीं पहुंची है। अगला स्वागत योग्य पहलू ASEAN का सच्चे समावेशी संवाद को प्रोत्साहित करने का प्रयास है। ASEAN को ऐसी परिस्थितियां बनाने के लिए समर्थन प्रदान करने को प्राथमिकता देनी चाहिए, जहां क्रांतिकारी समूह मिल सकें और चर्चाओं में भाग ले सकें, जिससे सामान्य रुख और साझा सिद्धांत उभर सकें। देश के लिए स्थायी समाधान की खोज, क्रांतिकारी बलों के एकीकरण के माध्यम से ASEAN के लंबे समय से समर्थन किए गए म्यांमार स्वामित्व, म्यांमार नेतृत्व दृष्टिकोण के साथ मेल खाती है। बलपूर्वक दबाव डालकर वार्ता और संघर्ष विराम को मजबूर करना दीर्घकालिक समाधान में योगदान नहीं देगा। उत्तरी क्षेत्र के एक पड़ोसी देश द्वारा डाला गया एक तरफा दबाव वास्तविक शांति और स्थिरता को प्रभावी रूप से समर्थन नहीं दे सकता। इसलिए ASEAN को अपनी केंद्रीयता और नेतृत्व की भूमिका को मजबूती से अपनाना चाहिए, ताकि राष्ट्र के मूल कारणों को हल करने के लिए समावेशी संवाद की दिशा में प्रयासों को बढ़ाया जा सके। आज म्यांमार की स्थिति ASEAN को अपनी विश्वसनीयता को पुनः स्थापित करने और मजबूत करने का एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान करती है। ASEAN को केवल अल्पकालिक तंत्रों के बजाय दीर्घकालिक समन्वय तंत्र स्थापित करने पर भी जोर देना चाहिए। अध्यक्ष पद के लिए बारी-बारी से नियुक्त होने वाले व्यक्तियों पर उनकी अवधि के भीतर कार्य करने पर निर्भर रहने की बजाय ASEAN को एकीकृत और स्थायी भागीदारी ढांचा स्थापित करना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि नेतृत्व या चक्रीय अध्यक्ष पद में परिवर्तन के बावजूद प्रयास सुसंगत बने रहें। इसके बाद हमारे विदेश मंत्रालय ने उस घटना के संबंध में एक आधिकारिक बयान जारी किया है,
जिसमें तामू टाउनशिप के पीपुल्स डिफेंस फोर्स (पीडीएफ) के 10 सदस्यों को, जो सगाइन क्षेत्र में म्यांमार और भारत की सीमा के पास अपना अस्थायी अड्डा स्थानांतरित कर रहे थे, भारत के असम राइफल्स पहली बटालियन चंदेल जिला मणिपुर राज्य द्वारा गिरफ्तार किया गया और निष्पादित किया गया। ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စဉ်မှာ यह भारत की ओर से किसी प्रत्यक्ष टकराव या लड़ाई में शामिल होने का मामला नहीं था। अस्थायी अड्डे को स्थानांतरित करने की पूर्व सूचना दी गई थी, फिर भी असम राइफल्स ने संबंधित व्यक्तियों को गिरफ्तार कर यातना दी और उन्हें मृत्युदंड दे दिया। इस त्रासदी के जवाब में हमने भारत के जिम्मेदार अधिकारियों से निम्नलिखित अपील की है। घटना की पूरी जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि इस मामले की सच्चाई सामने आए। इस क्रूर कृत्य के दोषियों की जांच करें और उन्हें सजा दें। भले ही मारे गए लोगों को भारत के खिलाफ सक्रिय विरोधी नहीं माना गया हो। पीड़ितों के शोक संतप्त परिवारों को उनकी क्षति के लिए मुआवजा प्रदान करें। भविष्य में ऐसे ही घटनाओं को रोकने के लिए निवारक उपाय लागू करें। सीमा से संबंधित बातचीत के अनसुलझे काल के दौरान एक तरफा सीमा फेंसिंग गतिविधियों को अस्थायी रूप से रोकें और द्विपक्षीय सहयोग सुनिश्चित करें, ताकि इस प्रकार की त्रासदी फिर से न हो। मानवाधिकार मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार जनवरी 2023 से 12 मई 2025 के बीच सैन्य परिषद ने लगभग 2700 हवाई हमले किए, जो सशस्त्र संघर्षों से अप्रभावित नागरिक क्षेत्रों पर किए गए। इन हमलों में 3000 से अधिक मौतें हुईं, 5000 से अधिक लोग घायल हुए और पीड़ितों में असंख्य बच्चे शामिल थे। इसके अतिरिक्त 240 स्कूलों को नष्ट कर दिया गया और 500 से अधिक अस्पताल, क्लिनिक और धार्मिक संरचनाएं भी प्रभावित हुईं। इन रिकॉर्ड्स से स्पष्ट होता है कि सैन्य परिषद ने जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाया है और बार बार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। वैश्विक समुदाय को केवल घोषणाओं से आगे बढ़कर सैन्य जुंटा के खिलाफ ठोस दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही हवाई हमलों के लिए असुरक्षित नागरिकों को संरक्षण प्रदान करने के उपाय भी सुनिश्चित करने चाहिए। निष्कर्ष में, जैसे जैसे सैन्य परिषद को क्षेत्रीय क्षति और मानसिक पराजयों का सामना करना पड़ा है, उसने झूठी खबरें और विभाजनकारी प्रचार का प्रसार तेज कर दिया है। साथ ही राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए उसने एक अवैध और नकली चुनाव का आयोजन किया है, यहाँ तक कि न्यूनतम मतदान के साथ भी सफलता का दावा करने का प्रयास किया है। सैन्य जुंटा का धोखाधड़ी से भरा चुनाव अन्याय और धांधली से भरा हुआ है, जिसे जानबूझकर कुछ देशों और घरेलू गुटों द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, जो म्यांमार के लोगों की इच्छाओं की बजाय अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं। इस तरह की कार्रवाइयां लंबे समय तक चलने वाले नकारात्मक परिणामों का जोखिम उत्पन्न करती हैं, जो उनके अपने हितों को कमजोर कर सकती हैं। म्यांमार के लोगों के लिए सतर्क रहना और जुंटा की हिंसा से खुद को बचाना महत्वपूर्ण है। जुंटा की झूठी कहानियों, गढ़ी गई खबरों और भ्रामक प्रचार का शिकार होने से बचें। आइए हम सब मिलकर उनकी विभाजनकारी रणनीतियों का विरोध करें और अस्वीकार करें। धन्यवाद।